तो लेक्चर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो लेक्चर है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये लेक्चर जो है मतलब एक टोन सेट कर देगा। ठीक है, आगे आने वाले जो बाकी के लेक्चर्स होंगे वो एक बिल्डअप होगा हमारा, ये एक टोन सेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा मैं आपको बता दूंगा। देखो, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं, जितने भी आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहले पढ़ाया जाता है, केमिकल बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है ना, देयर इज अ रीजन वाई, वो मैं आपको पीरियोडिक में बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, जीओसी है। अब जीओसी जब आएगा, जीओसी में जब जब मैंने आपको पढ़ाया था ना पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक आपको इंडक्टिव इफेक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कि रिएक्शन मैकेनिज्म भी, जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या को है। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है ना, आयन डायपोल डायपोल डायपोल, इस तरीके से ये फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल, ठीक है ना, डायपोल इंटरेक्शन, वॉन डर वॉल फोर्सेस, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, ये सब आपको इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा ये कि ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हुए, बॉन्ड फॉर्म कैसे हुए इसके बारे में बता। बहुत लोगों को नहीं पता होता ये, मैं सच में बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, नहीं पता होता ये। ठीक है, वो बस पढ़ के आ जाते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस बाकी इनका कर दो, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, बस इनका कर दो हो जाएगा। नहीं बेटा, देयर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बताऊंगा मैं कौन सा। ठीक, और बस यही है। ठीक, इस चैप्टर में बने रहना क्योंकि ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक, और आयनिक बॉन्ड के बारे में तो मैं कम से कम आज बता ही दूंगा आपको। ठीक है, कम से कम आज आयनिक बॉन्ड तो हम पढ़ ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात करते हैं एक केमिकल बॉन्ड की। होता क्या है ये होता क्या है? क्या ये अपने आप हो जाता है? क्या नेचर में ये अपने आप हो जाता है या फिर करवाना पड़ता है? ठीक है ना, होता क्या है, एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारे कह लो सब्सटेंसेस है ना, वो सारे के सारे वो सारे के सारे एक क्लस्टर्ड फॉर्म में बने हुए हैं। ठीक है, नेचर में जब वो पाए जाते हैं तो पूरे क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एटम्स हैं, अब वो जो एटम्स भी है ना वो कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन तो कर गए। अब बेटा कंबाइन तो कर गए, वो कैसे कंबाइन करें? ठीक है ना, क्या एटम्स हमेशा कंबाइन कर जाते हैं? ये भी जानेंगे हम। ठीक है, क्यों कंबाइन करते हैं, क्या लोड पड़ गई भाई, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उनको कंबाइन करना ही पड़ा? क्या उनकी एनर्जी स्टेबल रहती है? क्या उनकी एनर्जी भी स्टेबल रहती है? ये भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक, तो एक्चुअली सारे सब्सटेंस एक क्लस्टर के फॉर्म में, एक ही यूनिट के फॉर्म में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में हम उनको पाते हैं, और फिर वो जो एटम्स हैं सॉरी, वो जो एटम्स हैं वो फिर आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, आपस में घुल मिलते हैं। ठीक है, आपस में घुल मिलेंगे। ठीक, वो क्यों घुलेंगे मिलेंगे, वो इसलिए घुलेंगे मिलेंगे क्योंकि उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट नहीं बना रहे इसलिए मिलेंगे। ठीक है ना, अब ऑक्टेट रूल क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हम बाद में पढ़ लेंगे। बेसिकली एक बात समझो, कोई भी एटम जो है वो ये चाहता है कि वो बस अपना पेट पूरा करे, वो अपना पेट भरे। ठीक है, अब वो कैसे भरेगा, अब वो सिर्फ बॉन्ड बना के ही भर सकता है। ठीक है, और बॉन्ड जब बनता है, अब जैसे कि दो इंसान है, दो इंसान जब मिलते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो उनकी कंडीशन क्या है? भाई सीधी सी बात है, अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन ही तो है भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मदद कर रहा है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, इतनी सी बात समझ लो आप। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बेसिकली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कि बॉन्ड बनाना इज द मेन रीजन। ठीक है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, ये डायपोल डायपोल आपस में चिपक रहे हैं। ठीक है ना,
एक ने एक को बाहर फेंक दिया, इस तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा बॉन्ड बना, एक पुराना बॉन्ड टूटा, दूसरा बॉन्ड नया बना, और बाद में क्या हुआ, जब पुराना बॉन्ड टूटा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन या फिर कह लो कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बाहर चला गया। इस तरीके से चीजें होती रहती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, वो सब बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा फोर्स जो बाइंड करे एटम्स को, जो एटम्स को क्या करे, बाइंड करे, एक दूसरे से जोड़े, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। एक दूसरे से जोड़े और बनाए रखे, बनाना भी तो जरूरी है भाई, सीधी सी बात है। अब मेरी शादी हो गई, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी होता है। एक प्रॉपर बॉन्ड किसे कहते हैं भाई, शादी तो हुई, लेकिन हमें पूरा बना के भी तो रखना है ना साथ में, उसे हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि शादी हो गई छोड़ दो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, क्या क्या करवाया आपने, मॉलिक्यूल्स को आपने क्या करवाया, आपने बाइंड करवा दिया, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, सही, सही है भाई। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है ना, बेसिकली क्या है, मैंने बताया आपको कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड हुए हैं, ठीक है ना, थ्रू अ फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। एटम्स के बीच में जो है, दो एटम्स है मेरे पास। अब जो एटम होता है ना बेटा, एक बात हमेशा सीखना एक बात हमेशा सीखना, जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स में ही वैलेंस शेल इनकम्प्लीट रहता है। वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। अभी वैलेंस शेल क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हम देखेंगे। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है बेसिकली आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम्स में, वो बेसिकली इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो क्योंकि वो इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर हाइड्रोजन या हीलियम का केस है तो ड्यूप्लेट होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम में। बेसिकली मैं बताऊं क्या होता है, वो होता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, बताऊंगा अभी। वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, तो इस वजह से क्या है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की एक चाहत उठती है। वो क्यों चाहत उठती है, वो इसलिए चाहत उठती है क्योंकि बेटा एटम्स जो है ना, अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया मेरे पास है सोडियम और एक है क्लोरीन, ठीक है। सोडियम है और क्लोरीन है, तो आपस में क्या होगा देखो जरा इनका। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281। ये मैं क्लास 10th वाली बच्चों वाली कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। अभी 11th वाली आउट प्रिंसिपल से हम करेंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आप पहले ये देख लो 281 और इसका होता है 287। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देंगे, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो इससे क्या बना लेगा, एक बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोला गया क्योंकि आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब कैसे दे सकता है वो भी एक अलग चीज है, ठीक है। वो होता है कि जेड इफेक्टिव जो है इसका, वो बेसिकली कम है। जो जेड इफेक्टिव है Na का, मैंने पिछले लेक्चर में जब पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज बड़ा होगा, ठीक है। या फिर जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। जब मैंने BCNO इन सब का बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था। खैर, ये तो हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सोडियम है हमारा, उसका जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव कह लो या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह लो, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह लो, जेड इफेक्टिव उसका कम है। कम है इसलिए उसका साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा होगा क्यों, क्योंकि देखो ENC जो है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को कम खींच रहा है, ठीक है ना। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों का जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, वो कम है न्यूक्लियस का। इस वजह से क्या है, जो सोडियम है उसका साइज बढ़ गया, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से निकल पाएंगे। जैसे कि सोडियम बेटा ये होता है, आपने 10th क्लास में इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
10th क्लास में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। ये देखो भाई, मेरे ख्याल से आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो सभी ने बनाए होंगे, ठीक है। ये हो गया 281, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इनके बीच में काफी डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि काफी डिस्टेंस है ना, तो क्या होगा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ऑलरेडी काफी कम होगा। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाहर जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा पाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को कभी कभी लात मार के ही बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। और जो एनर्जी जो प्रोवाइड करी जाती है, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब भी एक केमिकल बॉन्ड बनता है ना, बेसिकली आयनिक बॉन्ड, तो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। भाई जितनी मेहनत कम करनी पड़े उतना सही है ना, है कि नहीं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू अ कैटायन, ठीक है। तो क्या होता है ये, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अभी एक एक शब्द का मतलब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म अ कैटायन। बताओ साहब, क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, ठीक है, आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और जब आप एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाहर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि Na पे आ भी जाएगा। अगर आप ये देखें तो 281 लिखा है, तो Na में से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो Na प्लस आएगा, ठीक है। 281 जो एटम था, अब वो आयन में कन्वर्ट हो गया 28, ठीक है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया शेयरिंग हो गई, नहीं बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। शेयरिंग तो अलग कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, तो कोवेलेंट में है भाई, अगला है वो तो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बेसिकली जो बॉन्ड बना है हमारा, वो किसके थ्रू बना है, वो वैलेंस शेल के थ्रू ही तो बना है ना एक तरीके से। अगर आप मेरा ये डायग्राम देखें और ये देखें कि भाई यहाँ पे एक वैलेंस शेल था, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल कह लो या वैलेंस शेल कह लो, वन एंड द सेम थिंग, आउटर मोस्ट शेल, और यू कैन से इट इज अ वैलेंस शेल। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल यही है, वैलेंस शेल यही है, और इसके थ्रू ही क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू दिस शेल। क्या हो रही है यहाँ पे, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। बहुत बेसिक से, बहुत, ये समझ लो पताल से उठा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है चैप्टर कंप्लीट करने की, सच बता रहा हूं मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक। आराम आराम से पढ़ो। तो आप समझ पा रहे होगे कि वैलेंस शेल से ही बनाया है। अब वैलेंस शेल में भी देखो क्या होता है ना, एक टर्म आता है वैलेंसी। और जब हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, तो वैलेंसी के बारे में एक चीज बोलते हैं हम, कि वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। वैलेंसी जो है एक वर्ड से आया है जिसका नाम है वैलेंशिया। अब वो वैलेंशिया जो है उसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटी होता है। क्या ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, देखो वैलेंस शेल जो है हमारा, उसी की वजह से केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस हो रहा है, केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस थ्रू द वैलेंस शेल, ठीक है। और वही वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंसी हमें प्रोवाइड करता है। वैलेंसी कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंसी कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है जो है वैलेंशिया, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब पता है क्या होता है, वैलेंसी का कंबाइंड मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ हाँ, अब ये बड़ी मजेदार चीज है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी एटम जो है वो कंबाइन कर रहा है ना, वो कंबाइन किसकी वजह से कर पा रहा है, बताओ मुझे। वो कंबाइन किसकी वजह से कर पा रहा है, वो कंबाइन कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने वैलेंस शेल के थ्रू,
अब वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करेगा कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि Na है और Cl है, अब मैं जानता हूं इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है Cl के और इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये ट्रांसफर हुआ तो मतलब कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन पा रहा है, एक ही तो बॉन्ड बन पाया, Na और Cl के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन पाया, ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये एक ही बॉन्ड बन पाया बस, ठीक है। तो कहां से हुआ ये वैलेंस शेल की वजह से हुआ है। और कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी, केवल एक, ठीक है ना। अगर मैं Na की बात करता हूं तो Na प्लस जो बन रहा है आप ये देख सकते हो ध्यान से, Na प्लस का मतलब है Na1 पॉजिटिव। अब ये जो 1 पॉजिटिव है ना बेटा, यही इसका मतलब क्या है, ये वैलेंसी है। और 1 का मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो दे पाएगा। अब मैं कैसे कह रहा हूं दे पाएगा या ले पाएगा, क्योंकि बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा है क्योंकि इसको जरूरत थी अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, अपना ऑक्टेट बना लिया। कैसे, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, भाई इसने तो अपना दे दिया ना, तो आखिरी शेल में क्या हो गया, Na में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे Na प्लस बन रहा था और यहाँ पे Cl1 माइनस बन चुका है। हालांकि 1 माइनस नहीं लिखते, Cl माइनस ही लिखते हैं हम, ठीक है ना। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 287 से 288 हो गया। आप ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों में, तो एक बना Na प्लस और एक बना Cl माइनस। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे या फिर कह लो स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। अब यही चीज हमें आगे ले जाएगी, बताऊंगा अभी न्यूट्रलाइज या स्टेबलाइज करने का क्या रीजन है और क्यों होना चाहिए स्टेबलाइज, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा पहुंच बढ़ाएं, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान बांटें दूसरों को भी, ठीक है। देखो पुण्य का काम है ज्ञान बांटना। आप अपने दोस्तों को भेजें, खूब जोर से सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है ना। हल्का सा एक 10 पास्कल का एक आपको फोर्स लगाना है बस उस सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है। अब जाएं अपने दोस्तों को भेजें इसको, ठीक है। अपने किसी जूनियर को भेजें, अपने किसी क्लासमेट को भेज सकते हैं आप, ठीक है, जिसको ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम्म। तो मेरे ख्याल से आपको वैलेंसी का मतलब समझ में आ गया। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना कंबाइन कर सकता है, कितना, ठीक है ना, कितना कंबाइन कर सकता है, हाउ मच, हाउ मच। भाई तेरे में कितना, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, तू कितने घूसे ले सकता है अपने अंदर, ठीक है ना, ये वाली बात है। क्या बात क्लियर है। अच्छा, अब मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे Na और Cl आ गया, Na प्लस था और Cl माइनस था, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, चार स्पीशीज जो होती है वो हमेशा अनस्टेबल होती है। बताता हूं अभी, ये समय मिटा रहा हूं। तो आपने एक चीज सीखी यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ही जो है वो ट्रांसफर हो रहा था, तो एक ही क्या है इसकी, एक ही वैलेंसी है, यानी कि इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है केवल एक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब वो +1 होगी या -1 होगी वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पे, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहे, प्रोटॉन उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो कैसी हो गई, -1, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चार स्पीशीज होती है ना हमारी, चार्ज स्पीशीज, वो हमेशा अनस्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और वांट्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, वांट्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, हमेशा बॉन्ड बनाने को उत्सुक रहेगी वो। जैसे कि चार स्पीशीज हमारी थी, Na प्लस और Cl माइनस, ये हमारी चार स्पीशीज है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी चीज न्यूट्रल ना होती, अगर NaCl एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस होता, अगर ये दोनों ना बनते तो भाई आज हम खाने में नमक ना खा रहे होते, ठीक है ना।
NaCl जो है वो टेबल सॉल्ट होती है, कॉमन सॉल्ट आपको पता ही है, ठीक है। तो NaCl जो है हम उसको खाने में यूज करते हैं। अच्छा, तो Na प्लस और Cl माइनस है। Na प्लस और Cl माइनस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो उसका एक रीजन ये है कि कोई भी चीज को, देखो अगर आप कह रहे हो ना फ्रीली एग्जिस्ट कर रही है, तो जरूरी है कि वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि हर एक स्पीशीज जो है, हर एक बॉडी जो है इस पूरे यूनिवर्स में, वो चाहती है कि वो खुद को स्टेबलाइज करे। वो खुद को क्या करे? स्टेबलाइज करे, ठीक है। स्टेबलाइज करे या फिर कह लो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कम करे। तो इसमें क्या होता है ना, चार स्पीशीज में ये अनस्टेबल इसलिए होती है बिकॉज दे हैव अ हायर पोटेंशियल एनर्जी। हायर पोटेंशियल एनर्जी, एक हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है इनमें, और इस पोटेंशियल एनर्जी को ही कम करना होता है। इस वजह से क्या है, ये Na प्लस और Cl माइनस जो है वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में इनका अच्छे से गुलू गुलू होता है। क्या बात क्लियर है आपको? अच्छा, देखो भाई, जैसे कि मान लो भाई, लेट से मुझे किसी की तरफ लगाव है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं रिएक्ट करूं ना उसके साथ, मैं एक बॉन्ड बनाऊं उसके साथ। अब क्या है कि Na, मैं हूं प्लस चार्ज और वो है माइनस चार्ज, ठीक है। हम दोनों क्या है, अनस्टेबल हैं। वो अनस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि हमें प्यार नहीं मिल रहा जिंदगी में। अब वो जो प्यार नहीं मिल रहा जिंदगी में, तो हम क्या चाहते हैं भाई, ये जो हमारा लड़ाकापन है वो कम हो, ठीक है ना, वो थोड़ा कम हो और थोड़ा प्यार आए जिंदगी के अंदर। तो इस वजह से क्या है, हम मचल रहे हैं प्यार के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो हम मचल रहे हैं प्यार के लिए, तो क्या हो रहा है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड, और अपनी जो हायर पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो थोड़ा कम करना चाहते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक चीज आप ये समझो कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कॉज होता है वो यही होता है। एक तो होता है डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है ना। एक क्या होता है बेटा, डिक्रीज इन, एक सेकेंड, ठीक है। एक होता है डिक्रीज इन एनर्जी, तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला तो होता है हमारा डिक्रीज इन एनर्जी, और दूसरा होता है हमारा लुइस ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्टेट रूल की वजह से ही क्या होता है कि जैसे कोई अनस्टेबल, अभी तो मेरे को और बताना है इसके बारे में, क्योंकि मैंने अभी आपको अबो प्रिंसिपल वाली कॉन्फ़िगरेशन से नहीं सिखाया है, ठीक है। अभी इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर। अच्छा भाई, एक चीज़ यार सीखो आप, डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तभी आ सकती है व्हेन देयर इज नो चार्ज स्पीशीज, नो चार्ज स्पीशीज, तभी यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ सकती है। और वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी, जब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, जब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे हमारे पास। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी हमारे पास, तभी क्या है, एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ पे आ पाएगी, ठीक। अच्छा, और जो लुइस ऑक्टेट रूल है हमारा, वो तो खैर भाड़ में जाने दो, अभी रुक जाओ उसको, ठीक है, बताता हूँ अभी। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन चाहिए, मेरे को एनर्जी कम करनी है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन करेंगे, ठीक है ना। मैं दो इलेक्ट्रॉन को कभी करीब करीब ला रहा हूँ, और दो इलेक्ट्रॉन को करीब करीब ला रहा हूँ, वो रिपल्शन करेंगे, वो रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोई फायदा हो नहीं रहा उसका, ठीक है, वो रिपल्शन करे जा रहे हैं। भाई मेरे को बॉन्ड बनाना है, मैं दो ऐसों को क्यों रख दूं जिनके विचार नहीं मिलते। अब जिनके विचार नहीं मिलते तो क्या वो बॉन्ड बनाएंगे? नहीं ना। आप कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन है, विचार तो मिलने चाहिए। अगर एक बात बताओ, छोड़ो यार, मैं ज़्यादा विवाद हो जाएगा यहाँ पे, मैं बोल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में वही रिपल्शन ही करेंगे, ठीक है ना। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक। अच्छा,
और वहीं अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में भी वही हिसाब है। अगर आप देखो न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस का भी यही हिसाब रहता है। न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है यार, पॉजिटिव चार्ज है, आपस में क्या करेंगे, ये भी रिपल्शन करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये जो अट्रैक्शन है ना, प्लस माइनस, ये जो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, दे आर फेवरेबल। ठीक है, बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जो बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एनर्जेटिकली फेवरेबल, आर एनर्जेटिकली फेवरेबल। क्या ये बात क्लियर है आपको? जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होती हैं। ठीक। अच्छा, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन हो गई, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन्ड। ठीक। तो कोई भी स्पीशीज जो है वो ये चाहती है पूरे संसार में कि मैं अपनी एनर्जी को कम कर लूं और स्टेबल हो जाऊं। मैं अपनी एनर्जी को, अपनी बेचैनी को, कह लो, जो जो इंसान बेचैन होता है, जो रेस्टलेस इंसान होता है, वो क्या करे, वो इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आपकी भाग दौड़ ही आपकी बेचैनी का कारण है। ठीक है ना, आप बेचैनी दूर करने के लिए भाग दौड़ करते हो। ठीक है। लेकिन आपको कौन बताया कि आपकी भाग दौड़ करना ही आपकी बेचैनी का कारण है? ठीक है। थोड़ी देर थम जाओ, देखो क्या हो सकता है, क्या पता आपको भी कोई जीवन साथी मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से, और आपकी भी स्टेबिलिटी, आप भी स्टेबल हो जाओ, आपकी भी एनर्जी जो है वो कम हो जाए। क्या ये बात आपको क्लियर है? अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला देखते हैं हम, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल में क्या है, देखो जरा। डिक्रीज इन एनर्जी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि ठीक है ना, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो एनर्जी फेवरेबल है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है, मिनिमम एनर्जी हो जाती है, बस। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया कि इंसान की बेचैनी जो है वो कब मिटती है, जब वो किसी से बॉन्ड बना लेता है, किसी को अपनी मोहब्बत मान ले। ठीक है, तो बस उसकी जो बेचैनी है वो दूर हो जाए। अब ये मत कहना कि यार भैया ने बोला था मोहब्बत करनी है और हम बेचैनी दूर करने के लिए आए हैं, तो चलो किसी को भी अपना दिल दे बैठे, ऐसे ऐसे नहीं करना आपको। मेरे कहने का मतलब कुछ और है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, खैर छोड़ो, वो काम मेरा नहीं है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक है। अब देखो लुईस ऑक्टेट रूल, देखो लुईस ऑक्टेट रूल में एक चीज है, वो ये कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट जो है ना, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट, या एवरी एटम, यू मस्ट से एवरी एटम, एक सेकेंड, एवरी एटम wants to attain its nearest noble gas configuration, its nearest noble gas configuration। ठीक है ना, हर एक एटम, एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट कह लो यार, ठीक है, wants to attain its nearest noble gas configuration। अब nearest noble gas configuration का मतलब समझो आप, जैसे कि आपने कहा 1s2, 1s2 होता है हीलियम का। अब मैं अब वो प्रिंसिपल वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिखूंगा। ठीक है ना, अब मैं वो बच्चों वाली नहीं लिखूंगा, 2 8 8 वाली।
ठीक है, वो नील्स बोर वाली चली गई, वो क्लास 10 तक ही होती है। ठीक है, अब ये जो है वो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल वाली है। ठीक है, देखो हीलियम आ गया। अब उसके बाद जो 1s2 सॉरी 2s2 2p6 जो है नियॉन। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, 2 10 18 36 54 86। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए यार, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत काम आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, नेमिंग में काम आता है ये। नेमिंग ये आप याद करनी पड़ेगी आपको, ये 2 10 18 37 54 86 इस तरीके से आपको ये याद करनी पड़ेगी। वो क्यों याद करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं है, 1s2 है, फिर 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6। आप देख सकते हो 2 और 6 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 2 और 6 8 होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला आ रहा है। ठीक है ना, ये किस में काम आता है? ये नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हु हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है, जिनका 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, वो ये इनकी नेमिंग करने में काम आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे वैसे भी। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो ज़रा, हीलियम है 1s2, मतलब कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है ना, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? केवल 2। तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब हो गया कि इसमें तो ड्यूप्लेट है, और मैं यहाँ तब से ऑक्टेट ऑक्टेट चला रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपसे यहाँ पे, ये देखो ना, एवरी एटम वांट्स टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अब समझो जरा, जैसे कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रख देता मैं, तो भाई उस वो तो केवल 1s1 है। अब 1s1 है, वो 1s2 करना चाहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन और लाना चाहेगा अपने अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और लाना चाहेगा, तो वो 1s2 करना चाहेगा। ठीक है ना, तो यही तो बात है, हाइड्रोजन और हीलियम बगल बगल में है। ठीक है ना, बगल बगल मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल बगल बगल में है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पीरियड वो फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, और जो हीलियम है हमारा, वो हमारा 18 ग्रुप में लाई करता है। ठीक है ना, हालांकि उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे बाद में कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए 17 ग्रुप में, वो बात की बातें हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में अभी भी जगह फिक्स नहीं है, वो बात सही है। ठीक है ना, लेकिन हमने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, वो है 1s2, मतलब कि 1s1 है वो। ठीक है ना, पहला पीरियड पहला ग्रुप। ठीक है, तो 1s1 में आता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन के, भाई सीधी सी बात है। आपके ऑफिस में जो होता है ना, आप बस अपनी कॉम्पिटेंस मैच करते हो, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। ठीक है, आप बस एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ही मैच कर पाते हो अपने वर्क प्लेस पे। जैसे कि आपके ऊपर एक बंदा है, तो आप उसके जैसा बनना बनना चाहते हो अपने ही वर्क प्लेस में। आपको कुछ नहीं पड़ी कि अमेरिका में कौन बैठा है, आपको स्वीडन में कौन बैठा है, कोरिया में कौन बैठा है, आपको कुछ नहीं पड़ी। ठीक है, आप बस अपने ही वर्क प्लेस में अगर आप रहोगे, तभी कहते हैं अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। ठीक है, तभी कहते हैं अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, जरा बाहर जाओ, खोलो अपने आप को। ठीक है, तो आप बस अपने वर्क प्लेस में एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी आप कर पाओगे। बहुत ही कोई वैसा होता है जो एक जगह पे रह के एक भयंकर लेवल पे अपना कॉम्पिटेंस जो है वो ऊपर कर ले, बहुत ही कोई रेयर होता है वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी वैसा ही है, वो चाहता है कि मैं अपने जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है मैं उसके जैसा हो जाऊं। ठीक है, मैं वैसा स्टेबल हो जाऊं, बिल्कुल इसकी तरह, हीलियम की तरह। लेकिन जो बाकी सारे हैं, उन सब में देखो जरा, उनमें सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 2 और 6 8। ठीक है ना, 8 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यही तो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है ना, वो हमने पूरा जनरलाइज करके ऑक्टेट ही बना दिया है, लेकिन असल में पता है क्या है, वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करना चाहते हैं, और कुछ बात नहीं। ठीक है, बस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी अटेन हो जाएगी, क्या होगा फिर? वही डिक्रीज इन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से बातें होती हैं इसके अंदर। ठीक, तो जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे, लेट्स से सोडियम ले लिया, मैंने Na ले लिया। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पता क्या चाहेगा कि मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, मैं 10 हो जाऊं। 2 8 1 था, 2 8 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये तो बच्चों वाली कॉन्फ़िगरेशन है यार, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है ना, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6।
ठीक है ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि जो 2p है वो पूरा भरा हुआ है, p जो है इसमें पूरा भरा हुआ है, p ऑर्बिटल इसके अंदर फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड हमेशा स्टेबल होते हैं, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड हमेशा स्टेबल होते हैं। फुली फिल्ड हाफ फिल्ड हमेशा स्टेबल क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। वाई आर फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल। ये स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है ना, ये स्टेबल काय को होते हैं, ये मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लो आपने एक पी ऑर्बिटल ले लिया, पी ऑर्बिटल जो है, देखो पी ले लिया आपने, तीन ऑर्बिटल है इसके अंदर, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, एक दो तीन चार पाँच छः, आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, छः इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। अब फुली फिल्ड है तो सीधी सी बात है यार, फुली फिल्ड है तो पूरा भरा हुआ है, अब इससे ज़्यादा तो स्टेबल हो नहीं सकता ये, तो ये तो सीधी सी बात है, ये स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं हाफ फील्ड के बारे में बात करूँ, हाफ फील्ड के बारे में बात करूँ, तो बेटा ये जंप करते रहेंगे एक दूसरे में, ये एक दूसरे में जंप करते रहेंगे और ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी होती है इनमें। क्या होती है बेटा, एक्सचेंज एनर्जीज होती है। इन्हीं एक्सचेंज एनर्जीज की वजह से ये जो अदला बदली होती रहती है ना इनके अंदर, इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इन्हीं एक्सचेंज एनर्जीज की वजह से। या फिर कह लो कई बार लिखा होता है कि हाफ फील्ड है तो भाई सिमेट्रिकल है, मतलब कि तीन आ गए, ठीक है तीन बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे लिख देते हैं, वो लिखने के लिए कुछ भी लिख सकता है आदमी। लेकिन एक बात समझो, एक्सचेंज एनर्जीज होती हैं इनके अंदर, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जीज होती हैं। अब यही जो है ना कॉन्सेप्ट लगता है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन में लगता है। जब पेयरिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ना, पेयरिंग एनर्जी ये वाला याद आ रहा है कुछ, जब सी एफ एस ई में हम पढ़ते हैं कि पेयरिंग एनर्जी इसमें ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी इसमें कम हो गई, ये सब जब इसमें पढ़ते हैं हम, बेसिकली कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है, जाने दो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एवरी एटम वांट्स टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब कि लोएस्ट ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए वैलेंस शेल में, ठीक है। बात वैसे पता है एक नहीं है, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होगे, बात वैसे एक नहीं है, लेकिन एक ही है, क्योंकि जो जनरलाइज्ड है देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, अब छः में से पाँच जो है उनमें तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में, 8 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो भी यही कह रहा है कि भाई अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लो, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे हो जाओगे। लेकिन एक केस के लिए वो स्टैंड आउट नहीं करता, वो स्टैंड नहीं करता, वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन वाला केस। उसमें S2P6 नहीं चाहिए, उसमें केवल S2 ही चाहिए, उसमें केवल क्या चाहिए, सिर्फ S2 ही चाहिए उसे, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, सिर्फ S2, उसको S2P6 की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कौशल एंड लुईस ने दी थी, और बाद में जाके लैंगम्यूर ने कंप्लीट किया था उसे, लैंगम्यूर ने जाके इसको कंप्लीट करा था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सीख लो इसके अंदर, ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन, क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली जो प्रेजेंस है ना इलेक्ट्रॉन की, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म याद करो, जस्ट अभी बताइए मैंने कुछ मिनटों पहले। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में एक चीज थी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत केस बताता हूँ इसका, ठीक है। हम्म, चलो मैं आपको मैकेनिज्म में नहीं ले रहा,
मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ। Na से बहुत सिंपल सी चीज़ है आपके लिए, आप बेसिक है ना, इसलिए आप ये सीखो पहले। Na माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है, हमेशा ये होना है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा ना कि भाई देखो, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी छोड़ो, इसको भी बाढ़ में आने दो, इसको, इसमें कोई फायदा नहीं है, छोड़ो इसको भी। H2 + O2, H2O, आप ये सीखो, ठीक है। देखो, H2 + O2 है, अब सीधी सी बात है, H है और 2 O होंगे मेरे पास, सॉरी, 2 H हैं और 1 O होगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, इसमें एक, इसमें एक, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो H2O हमारे पास बन गया, इस तरीके से हमारे पास H2O बन गया। तो हो क्या रहा है, बेसिकली H ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, अब कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो नंगा हो गया बिल्कुल ही, आप तो कहते हो 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस पे, अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, ठीक है। एक एक इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे बॉन्ड बना लेगा, तो 2 बॉन्ड तो यही हो गए, और 2 तो यही हो गए, तो सीधी सी बात है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हो गए, आप देखो, एक इससे और बाकी 6 इससे, तो ऑक्सीजन पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और वहीं हाइड्रोजन पे कितने हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने अपना काम पूरा करा, अपना पेट पूरा करा, हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट अटेन करा, और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट अटेन कर लिया, और दोनों का काम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ही तो ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो कोसेल एंड लुईस ने ये बताया था, ठीक है। अच्छा, तो कोसेल एंड लुईस ने ये थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी, फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी, क्वेश्चन आ सकता है आपके में, और ज़्यादा कुछ, एक आध डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय लैंगम्यूर, एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय, इट वाज कंप्लीटेड बाय लैंगम्यूर, ठीक है। बताओ, सही। अच्छा, तो एक बात आप सीख लो कि जो वैलेंसी होती है, एक चीज इसमें आ गई कि वैलेंसी, एक मिनट, वैलेंसी ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो बेसिकली जो वैलेंसी होती है ना एक एटम की, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है। और वैलेंस शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, या फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम पता है क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं की वजह से ही क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक पॉइंट और था इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इज फुली फिल्ड, मतलब कि, मतलब आउटरमोस्ट शेल तो फुली फिल्ड है, इज स्टेबल एज देयर outermost orbit is fully filled, is fully filled, ठीक है। या फिर आप कह लो these gases are chemically inert, so these gases are chemically inert, chemically inert का मतलब, inert का मतलब बेटा याद रख लो नॉन रिएक्टिव, एक बार में याद करो भाई, inert का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, chemically inert and do not form any bond। अब पता है, यही आप लेक्चर बाद में याद करोगे, यही आप लेक्चर बाद में याद करोगे जब आप ऑक्टेट पढ़ोगे ना, ऑक्टेट रूल पढ़ोगे, तो एक कंपाउंड आएगा आपके पास XeF4, ठीक है ना,
XeF4, XeF6, इस तरीके से आपके पास आएंगे, ये सब आएंगे, XeF2, ठीक है, ये आएंगे आपके पास। और तब आप मेरे से पता है क्या पूछोगे, भैया एक बात बताओ, आपने कहा था कि जेनॉन तो एक नोबल गैस है। जेनॉन क्या है, एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है ना। तो उसको क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो एफ के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ। और XeO4 भी होता है बेटा, XeO4 भी होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ऑक्टेट, तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि जेनॉन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जेनॉन के कंपाउंड्स सही समय आने दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं चाहता तो आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बाद में सस्पेंस खोला जाए, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे ना, तो आप मेरे से सवाल पूछना। बच्चे है ना सवाल नहीं पूछते यार, मेरे को बहुत बहुत पता है, मेरे को चिढ़ मचती है इस बात से। मैं जब पढ़ा रहा होता ना ऑफलाइन बैच में, बच्चे सवाल ही नहीं पूछते, वो मान लेते हैं XeF4। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बात बताओ तुम लोग, ठीक है ना। मैंने तुमसे बोला था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में, कि बेटा केमिकली इनर्ट होती हैं सारी गैसेस, और मैंने आपको लिख के दी थी जेनॉन भी होती है उसके अंदर। तो एक बात बताओ, फिर ये जेनॉन बॉन्ड कैसे बना रही है फ्लोरीन के साथ। ये सब मैं सवाल पूछता हूँ तो बहुत चक्के से रह जाते हैं। तो इससे बढ़िया कि आप ही सवाल पूछें, ठीक है। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट देखो आप, एटम्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell are chemically active, are chemically active, ठीक है। तो मतलब कि वो कंबाइन करने के लिए तैयार है, ठीक है। केमिकली एक्टिव, वो कंबाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसलिए उनको क्या बोला गया, केमिकली एक्टिव बोला गया। क्या बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक। अब वो कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, या तो लूज हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके। मैंने सोडियम और क्लोरीन वाला आपको एग्जांपल दे ही दिया है, ठीक है। और कैसे हुआ है ये, कैसे हुआ ये, एक तरीके से हमने क्या करा है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करा है। जैसे कि Na और Cl था हमारे पास, Na और Cl था, दोबारा सीख लो कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था बेटा, 2 8 और 1 था, और यहाँ पे 2 8 7 था। फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, ठीक है। शेयर नहीं किया है, ध्यान रखो, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसने इसको क्या करा, इसको ट्रांसफर करा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 8, और इधर बचेगा 2 8 8, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ बेसिकली एक चीज हुई है, यहाँ पे हुई है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में। बेटा ये चीज ध्यान में रख लेना, एक MCQ में सवाल आ सकता है इसका आपका, कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ठीक है ना। क्या होता है, यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है ना। यूनियन ऑफ 2 or more एटम्स इन्वॉल्विंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्वॉल्विंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स, ठीक है ना, इन देयर आउटर शेल्स। ये बात ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इन देयर आउटर शेल्स। आप देख सकते हो, एक से ये जो एक था हमारे पास, ये हटके क्या हो गया, ये 8 हो गया ना। ये एक तो हट गया यहाँ से, ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आउटर शेल्स में क्या हुआ है, कंबाइन तो हुए हैं एटम्स, लेकिन आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। क्या बात आपको क्लियर है। अब इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन में होगा नहीं होगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग शेयरिंग भी होती है कई केसेस में। तो हम बेसिकली इसी के बेसिस पे हम लोग 3 तरीके के बॉन्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम 3 तरीके के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड होगा आयनिक, कि जो अभी पढ़ा है ना, ये आयनिक बॉन्ड ही है वैसे तो, ये वाला तो आयनिक ही है, ठीक है ना। इसको हम आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं,
और इसी को हम पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पोलर बॉन्ड। ठीक है। सीधी सी बात है, Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक है ना, पोलैरिटी है ना, प्लस है माइनस है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इसलिए पोलर बॉन्ड का है। ठीक है, और आयंस हैं, क्यों? देखो कैटायन, एनायन, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो प्योर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं ये, प्लस है और माइनस है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहा गया है। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, बच्चे म्यूचुअल वर्ड खा जाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ने जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली मिक्सचर होता है दोनों का, आयनिक प्लस कोवलेंट, आयनिक प्लस कोवलेंट। ठीक है, तो कभी कभार इसी बॉन्ड को हम फिर सेमी पोलर बॉन्ड भी कह देते हैं। अरे बताओ भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना, मैं आपको एक एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से ढंग से। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ये ज्ञान बांटें। ठीक है, पुण्य का काम करें आप लोग। हम्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंट्रो तक ही रखते हैं हम। इसके बाद हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कोवलेंट पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सब कुछ कर लेंगे और उनकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। बात क्लियर है? ठीक है भाई, आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।